नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक यादव। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को नई रफ्तार दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। ऑफिस जाना हो, बाजार का छोटा मोटा काम हो या फिर बच्चों का स्कूल ड्रॉप हो, हर जरूरत में अब ईवी सबसे आसान और सबसे किफायती विकल्प बनकर उभर रही है। यही वजह है कि हम दो और हमारी एक ईवी जैसा नया ट्रेंड अब देश भर में तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। लेकिन इन बदलावों की रफ्तार के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में इस ईवी रेवोल्यूशन के लिए पूरी तरह तैयार है? ईवी की राह में कौन सी चुनौतियां हैं? आज हम इन्हीं सवालों पर एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जेब पर भारी पड़ रही हैं और आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है। इसी मार से तंग आकर अब भारत के शहरी परिवारों में एक नया फॉर्मूला चल पड़ा है और ये फॉर्मूला है हम दो हमारी एक ईवी। यानी घर में पुरानी गाड़ी तो रहे, लेकिन रोज के छोटे छोटे सफर के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी हो। ये बदलाव अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, ये ट्रेंड पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहा है। ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या बाजार का चक्कर लगाना हो, रोज का यही सफर अब सबसे बड़ा खर्च बन चुका है। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है, लेकिन इसी मुश्किल ने एक नई सोच को जन्म दिया है। अब परिवार अपनी पुरानी गाड़ी के साथ साथ एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी रखने लगे हैं, सिर्फ रोज के छोटे सफर के लिए। कम आवाज, कम खर्च और कम झंझट, यही तीन चीजें इस बदलाव की असली वजह बन चुकी हैं। इस पूरे बदलाव में सबसे आगे है दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन। रिपोर्ट बताती है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में सबसे बड़ा हिस्सा दो पहिया गाड़ियों का है। ईवी को लेकर लोगों के मन में सवाल उठता था कि अगर बीच रास्ते में ईवी का चार्ज खत्म हो गया तो क्या होगा, लेकिन अब ये डर धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि शहरों में चार्जिंग की सुविधा तेजी से बढ़ रही है। लोगों का भरोसा भी इन गाड़ियों पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश के 8 राज्यों में 4,800 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का ऐलान किया है। इसके लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे ज्यादा 1,243 स्टेशन कर्नाटक में बनेंगे और इसके लिए 123 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। उत्तर प्रदेश में 61 करोड़ रुपए की लागत से 714 स्टेशन, राजस्थान में 81 करोड़ रुपए की लागत से 591 स्टेशन और तमिलनाडु में 498 नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये सभी स्टेशन हाईवे, एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंप और सार्वजनिक जगहों पर बनाए जाएंगे, ताकि हर परिवार की ईवी बिना किसी रुकावट के दौड़ती रहे। और अगर आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं तो सरकार की सब्सिडी आपका खर्च और भी कम कर देगी। इलेक्ट्रिक 2 और 3 पहिया वाहनों पर अभी 5,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर की सब्सिडी मिल रही है। खरीदार को आधार कार्ड से जुड़ा ई वाउचर दिया जाएगा, जिससे सब्सिडी सीधे और बिना किसी झंझट के मिल सकेगी। हम दो हमारी एक ईवी ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये नए भारत की नई सोच है। सड़कें तैयार हो रही हैं, चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं और लोगों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ईवी की ओर लोग तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में यह बदलाव और भी तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ अभिजीत सिन्हा हैं, प्रोजेक्ट हेड, नेशनल हाईवेज फॉर ईवी। हमारे साथ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी हैं, वाइस चेयरपर्सन काइनेटिक इंजीनियरिंग, फाउंडर एंड सीईओ काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस। और हमारे साथ नवीन सोनी हैं, ऑटो एक्सपर्ट और पूर्व प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अभिजीत जी, सुलज्जा जी और नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अभिजीत जी आपके पास आना चाहेंगे सर, और आपसे समझना चाहेंगे कि भारत में ईवी बिक्री लगातार बढ़ रही है। FY25 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल्स अगर हम देखें तो 11 से 12 लाख यूनिट तक पहुंचने की बात हो रही है, लेकिन देश में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अभी भी सीमित हैं। हाईवे नेटवर्क पर आज भी कई रूट्स ऐसे हैं जहां 150 से 200 किलोमीटर तक फास्ट चार्जिंग के पॉइंट्स ही नहीं मिलते हैं। क्या हम जिस रफ्तार से ईवी अपना रहे हैं, इंफ्रा भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है या पीछे है? नमस्कार दीपक यादव जी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका जो सवाल है वो बहुत जरूरी है। कई समय से पीछे डिबेट्स में इसके ऊपर खासी चर्चा हुई है कि हम जिस रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं या एडॉप्शन का जो रेशियो होना चाहिए हमारी जैसी लार्ज इकोनॉमी में, क्या उसी रेशियो से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और इसका जाहिर सा जवाब है कि नहीं, ये उस रेशियो से डेवलप नहीं हो रहा है।
खासकर मुझे लगता है आपके दर्शकों को एक बात जाननी चाहिए, वो ये है कि पीछे के समय में ये आंका जा रहा था, ये मूल्यांकन किया जा रहा था कि गाड़ियों का जो अडॉप्शन है वो धीरे धीरे हो रहा है और काफी धीमा होगा, काफी जो एक्सपेक्टेड है उससे कम रेशियो में होगा। बट अब ऐसा लगने लगा है कि 2070, 2030, 2050 और 2047 के जो टारगेट है उसमें से फर्स्ट टारगेट 2030 का, इस समय जितनी गाड़ियां लो एडॉप्शन रेट के बाद भी करीब करीब 60 मिलियन के आसपास नीति आयोग का आंकड़ा है कि 17 से 20% भी अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो हम 60 मिलियन व्हीकल को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को रोड पर देखेंगे, जो ना कि पेट्रोल पंप इस्तेमाल करते हैं, ना कि डीजल लेते हैं। इसका मतलब उनके लिए नए स्टेशन चाहिए, उनके लिए नए इंतजाम चाहिए। सो इन सब चीजों को साथ में लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को अब, जबकि पूरे देश में इस बात की काफी लहर चल रही है, काफी बातचीत चल रही है कि हम अपने टारगेट्स को प्रीपोन करने की ओर सोचना शुरू करें, तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पुश की जरूरत है। कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी पुश की ज़रूरत है, काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और बैटरी भी एक बड़ा मुद्दा बनती है। सो लज्जा जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि भारत में ईवी मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन बैटरी, सेल टेक्नोलॉजी और कई अहम कंपोनेंट्स के लिए अभी भी हम चीन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। ऐसे में मेक इन इंडिया का दावा कितना मजबूत है? क्या भारत अभी भी असेंबली हब ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी लीडर कम है? तो एक तो मैं सबसे पहले अभिजीत जी के साथ अग्री करूंगी कि ईवी का जो शेयर है इंडिया में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और खास करके टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, ये जो समझिए इंट्रा सिटी व्हीकल्स है, यानी आपको दिन में उसी शहर में चलानी गाड़ी, रात को आके आप घर पे चार्ज कर सकते हो। इन सेगमेंट्स में ईवी का शेयर बहुत बढ़ रहा है। काफ़ी नए नए मॉडल्स मार्केट में आए हैं। अच्छी कंपनियां जैसे काइनेटिक है और बाकी भी जो लीडिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अच्छे मॉडल मार्केट में लाए हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस ईवी की तरफ बढ़ रहा है। और ईवी के प्राइसेस भी अभी बहुत ज़्यादा आइस को कंपेयर करने में अच्छे हैं, तो लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे लेकिन हमारी बचत बहुत हो रही है। तो इस वजह से ईवी की तरफ कस्टमर्स का भी बहुत ज़्यादा आकर्षण है। और काफ़ी लोग हमारे शोरूम्स में आके भी पूछताछ कर रहे हैं ईवी के बारे में। और काफ़ी अच्छा माहौल है, जैसे आप कह सकते हैं कि अभी ईवी का ज़माना आ गया है। इस माहौल में जैसे आपने कहा कि मेक इन इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट आई वुड से इसका पहलू है कि यहाँ इंडिया में बहुत सारी ईवीज बिकेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बने भी इंडिया में। और आज मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, इनकी ईवी की पॉलिसी बहुत अच्छी रही है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में। और काफ़ी उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया है अलग अलग स्कीम्स के जरिए। जीएसटी ईवी पे कम है, ईवी पे आपको टोल नहीं देना पड़ता है। ईवी के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी इंसेंटिव स्कीम भी इस कस्टमर्स के लिए लाई है और इससे बिल्कुल। बहुत फायदा हुआ है। तो मैं तो गवर्नमेंट को ये आह्वान करूंगी कि अगले 12 महीने भी कम से कम ये स्कीम्स चलती रहे, जब जब ये पूरा ठीक। प्राइस इंक्रीज का माहौल है। और इसके साथ साथ भी लोकल ईवी बने, लोकल ईवी कंपोनेंट्स बने, इसलिए भी गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम्स लाई है। बैटरी सेल के ऊपर भी पीएलआई स्कीम है और अभी बैटरी सेल के कंपोनेंट्स के ऊपर भी पीएलआई स्कीम आ रही है। तो काफी ज्यादा फोकस है इंडिया में मेक इन इंडिया लेके ईवी को। और सारे ही प्रोडक्ट्स अभी इंडिया में बन रहे हैं और कंपोनेंट्स भी इंडिया में बन रहे हैं। अभी जो हम इंपोर्ट आज कर रहे हैं वो है सेल, जो बैटरी के अंदर जाता है जी। और मैग्नेट जो मोटर के अंदर जाता है, यानी रॉ मटेरियल ऑफ कंपोनेंट्स। ये एक जो एक आई वुड से आखिरी पड़ाव है। ये भी अभी लोकल हो जाएगा अगले 1-2 सालों में। तो आई थिंक हम इंडिया ईवी का बड़ा मार्केट बनेंगी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट टेक्नोलॉजी भी इंडिया में ही हम बनाएंगे। हम आत्मनिर्भर होकर ये भी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा बिल्कुल मैम, ये टेक्नोलॉजी लीडर बनने की दिशा में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और असेंबली हब को अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो अनुपात दोनों का क्या है? तो मुझे जैसे लगता है कि काफी अच्छी प्रोग्रेस है। और जो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज है उसमें अगर आप मेक इन इंडिया हो तो ही आपको गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलता है। तो गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है मेक इन इंडिया का। और हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया बहुत दुनिया में आगे है। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट हम है। अच्छी डोमेस्टिक कंपनीज यहाँ पे है जो अच्छा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बना रही है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारी इंडस्ट्री भी इसको बहुत कैपेबिलिटी से और बहुत एक फोकस लेके गवर्नमेंट साथ देगी और कस्टमर्स को अच्छे मॉडल्स अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी के देंगे। और कस्टमर्स ने भी ऐसे ही मैन्युफैक्चरर्स चूज करने चाहिए जो
टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो, ना कि जो लोकल असेंबलर्स है जो कहीं से माल ला के जोड़ के उनको ना एक पुअर ठीक है, ये अहम बात आपने कही, इस पर भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नवीन जी आपके पास आएंगे और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि भारत में ईवी की चर्चा बहुत तेज़ है, लेकिन कुल पैसेंजर व्हीकल मार्केट में ईवी की हिस्सेदारी अभी भी करीब 3 से 4% के आसपास है। ऐसे में क्या हम ईवी रिवॉल्यूशन की को ज़रूरत से ज़्यादा हाइप कर रहे हैं, जबकि आम ग्राहक अभी भी रेंज, रीसेल वैल्यू और चार्जिंग को लेकर आश्वस्त नहीं है? नहीं है दीपक जी, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अभी ये जो क्राइसिस एक तरीके से अपने सामने आया है उमड़ के वेस्ट एशिया वॉर की वजह से फ्यूल की जो इंपोर्ट की जो हिंदुस्तान की क्षमता है उसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि, और जो उसकी रेट है पर बैरल रेट जो है वो उसको अगर आप देखेंगे तो 100 118 120 के आसपास है, जबकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने इसको 70 72 के आसपास में बजट किया था। ये सब चीजें एक माहौल ही नहीं बना रही हैं बल्कि एक जरूरत भी बता रही हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो रिन्यूएबल से हो चाहे नॉन रिन्यूएबल से हो। यस, रिन्यूएबल से वो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल भी जो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हिंदुस्तान में ही प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो प्राइसेस एक तरीके से अपने सामने आए वो भी एक तरीके से इस ईवी व्हीकल से। और इसीलिए आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक टेक्नोलॉजी को सिंगल आउट करके बोला कि आप लोग ईवी पे ध्यान दें। इंसेंटिव अपनी जगह है, लेकिन अभी कई तरीके से अगर आप देखेंगे दिल्ली की पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो उसमें तो मैंडेट्स तक आ गए हैं, जिसे कहा जाता है कि भाई 27 तक आपको 3 व्हीलर ईवी ही रजिस्टर होगा, 28 से आपको 2 व्हीलर ईवी ही रजिस्टर होगा, 30 से खाली ईवी की गाड़ियां होंगी। लास्ट 2 मंथ्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा वेरी क्लियरली कि इस सब का बहुत ही तेज इफेक्ट हुआ है। जो 5 से 7% ओवरऑल आप मार्केट कह रहे हैं वो कम से कम बढ़ के अब 6 से 7% मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे ओके। तो आ चुका है। खाली 3 व्हीलर्स का अगर देखेंगे तो 57% हिंदुस्तान में जितनी गाड़ियां बिकती हैं वो सब ईवी में ही बिकती हैं। और 2 व्हीलर्स में भी लास्ट मंथ बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुई है, जिसका 16.28% मार्केट जो ईवी को कैप्चर किया है। ये सब कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट है, ये सब मार्केट की भी रिक्वायरमेंट है। और जहां तक आपने पहले सवाल किया था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन सब गाड़ियों में इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, क्योंकि अगर आप दिन भर चला लें, क्योंकि इनकी रेंज क्या होगी, 2 व्हीलर की रेंज ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर एक दिन में चला लेगा। तो कोई भी अच्छा मैन्युफैक्चरर, शेलजनी बोला कि भाई अच्छे मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो कितना मिनिमम टेक्नोलॉजी आपको देंगे कि आपको मिनिमम ये जो भी है रिक्वायरमेंट्स वो आपकी मीट हो, और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। अभिजीत जी, इस पर सवाल मेरा ये बनता है कि सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और फेम जैसी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ग्राउंड पर ईवी यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत जो अभी भी हम बात कर रहे हैं चार्जिंग टाइम की है, चार्जर कंपेटिबिलिटी की है और भरोसेमंद बिजली सप्लाई की है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को समझना पड़ेगा। जिस वक्त हम एक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो विजन 2018 में मूव समिट में दिया था कि भारत की मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, वो सिर्फ एक हिस्सा शहर के अंदर नहीं, उसका एक हिस्सा इंटरसिटी मोबिलिटी पे है जो कि 2 शहरों को जोड़ता है हाईवे के ऊपर, और दूसरा हिस्सा शहरों के अंदर है। मैं अपने क्षेत्र की बात ज्यादा बेहतर आपको बता सकूंगा। शहर के अंदर चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो बिजनेस मॉडल के हिसाब से अपने चार्जर्स को सेटअप करते हैं और पब्लिक चार्जिंग का एक ट्रेंड बनाते हैं। वो एक पेट्रोल पंप का अल्टरनेटिव मॉडल बनाया जा सकता है या बन सकता है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन 2 शहरों के बीच में जो मोबिलिटी होती है, वो बस हो, कार हो, इलेक्ट्रिक हाईवे हो, उनके ऊपर जो विजन प्राइम मिनिस्टर साहब का था वो ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मोबिलिटी है वो कॉमन होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, कंजेशन फ्री होनी चाहिए, चार्ज क्लीन और कटिंग एज होनी चाहिए। सो ये 7 C's जो है, इन 7 C's को अगर आप इंटरसिटी मोबिलिटी में बांटें तो दे विल, वो ये आपको एक अमूमन ऐसा 3 लेयर्स बना के देंगे, विच इज 1 लेयर ऑफ हाईवे मोबिलिटी इज इलेक्ट्रिक हाईवे, सेकेंड लेयर इज इलेक्ट्रॉनिक हाईवे एंड थर्ड लेयर इज इफिशियंट हाईवे। तो आपने सुना होगा चार्जर्स लगाने, इलेक्ट्रिक चार्जर्स हाईवेज के ऊपर कंसिस्टेंटली, उसके ऊपर नेशनल हाईवे ईवी काफी काम कर रही है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हाईवे को आप रिसेंटली अभी सूरत में हमने मल्टी लेन फ्री फ्लो, जो बिना टोल पर रुके हुए आप टोल पास कर सकें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हाईवे।
एंड थर्ड इज एफिशिएंट हाईवे। यदि एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की ईवी खराब हो जाती है, तो वो कैसे, कितनी देर में उसको बैकअप आएगा, चार्जर आएगा, टेक्निकल टीम चाहिए उसके लिए, क्योंकि अमूमन पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को कोई भी ठीक कर सकता है, ईवी को नहीं ठीक कर सकता। सो दैट इज एफिशिएंट हाईवे। उसके ऊपर भी आपने गडकरी जी को सुना होगा कि एक्सीडेंट के बाद में, ब्रेकडाउन के बाद में समय को सीमित किया गया है जिसमें आपको हाईवे पर सहायता मिलेगी। सो इन तीनों लेयर्स को, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड एफिशिएंट हाईवेज के लेयर को अगर आप देखेंगे, तो भारत इस वक्त जो बड़ी उपलब्धि कर रहा है वो ये कर रहा है कि ट्रक, लॉजिस्टिक, फ्रेट और कंटेनर की जो मूवमेंट थी एक शहर से दूसरे शहर, एक इकोनॉमिक जोन से दूसरे पोर्ट तक, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरे पॉइंट तक, उस यूनिट को, उस काम को हम ज्यादा रेजिलेंस दे सके, हम उसको एक भरोसा दे सके कि आप ईवी पे शिफ्ट कर सकते हो। हम सिर्फ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और कार से ऊपर बढ़ रहे हैं आज एक देश की तरह, और हम फ्रेट को, कंटेनर को, जिसपे हेवी लोड है, आप ट्रक की बात करें तो ट्रक अकेले 50% इमिशन के भागीदार हैं। वो करीब करीब 98% डीजल और 99% जो छोटे ट्रक हैं जो पेट्रोल या डीजल पे चल सकते हैं, वो करीब 99% व्हीकल पे ही पेट्रोल जाता है। तो अगर उनकी काउंट को देखें तो ट्रक टोटल गिनती का सिर्फ 3% है भारत, और सिर्फ 3% होना टोटल गिनती का, और उनका अभी तक चेंज ना होना इलेक्ट्रिक में, ये बड़ी बात है, ये बड़ा चैलेंज है जिसको हमें आगे आते समय में पूरा करना पड़ेगा। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको भी समझने की जरूरत है। सुरज्जा जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आज भी एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अगर हम देखें तो पेट्रोल स्कूटर से करीब 30 से 40% ज़्यादा महंगी होती है। सब्सिडी अगर हम हटा दें तो कंपनियों की बिक्रियां काफ़ी प्रभावित हो जाएंगी। क्या ईवी इंडस्ट्री फिलहाल सरकारी सपोर्ट पर ज़्यादा टिकी हुई है, और बिना सब्सिडी के क्या ये बाजार टिकाऊ रहेगा? तो ये तो मैं आपको बताऊंगी कि आज गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट ने जब ईवी का काम शुरू किया, पॉलिसी बनाई थी, तब 40% तक सब्सिडी थी। आज वो घट के 40 से 20, 20 से 15, 15 से 10, और अभी सिर्फ 5% की ही सब्सिडी बची है। तो मेरे ख्याल से अभी हम इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं कि सब्सिडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इंडस्ट्री। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसेस है, ये भी पिछले 5 सालों में काफ़ी अट्रैक्टिव हुई है, क्योंकि बैटरी के प्राइसेस भी कम हुए हैं। तो आज अगर आप एक पेट्रोल का स्कूटर 90,000 में खरीदते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर भी 1 लाख में बहुत अच्छी खरीद पाएंगे, या आपको 70,000 से 1.5 लाख तक के अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मॉडल चूज कर सकते हो। और आप जो एक बार ईवी खरीदी, फिर आपको पेट्रोल का खर्चा तो जीरो है। तो अगर आप पेट्रोल पर स्कूटर खरीदे 1 लाख में, तो आपको साल का 30,000 रुपया और जाएगा पेट्रोल में, जो ईवी में ऑलमोस्ट जीरो है। तो अभी कस्टमर्स को ये, मुझे लगता है कि समझ में आ गया है कि ईवी से उनकी बचत काफ़ी होगी, और जो इनिशियल प्राइस है वो भी अभी काफ़ी उनके कंट्रोल में आ गया है, काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी मॉडल्स अवेलेबल है जिससे वो चूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ना जो है, जो दिखता है वो बिकता है। और ज्यादा ईवी मार्केट में आ रही है, जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, लोगों को ज्यादा उसके साथ परिचित हो गए हैं लोग, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई ये स्कूटर, ये टेक्नोलॉजी मैं अपना सकती हूँ, इसमें मुझे किफायत है, इसमें मुझे कंफर्ट है। और जबकि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस इतनी बढ़ रही है, तो ईवी से उनको काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। सो आई एम बुलिश कि अगले 5 सालों में स्पेशली 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में ईवी की डिमांड बहुत बढ़ेगी, और 50% के ऊपर 3 व्हीलर आज बिक ही रही है इंडिया में, 2 व्हीलर भी 50% से ऊपर इलेक्ट्रिक ही होंगी, और कस्टमर को बहुत सेविंग मिलेगी, हमारा प्रदूषण कम होगा, और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मार्केट भी बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक बात है, आपका बिल्कुल विजन ठीक है, और ये होना भी चाहिए। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तेल की, पेट्रोल की दिक्कतें हैं, किल्लतें हैं, उसके हिसाब से देखते हुए ईवी का बढ़ावा देना चाहिए भी, और सरकार दे भी रही है। लोगों में कितनी जागरूकता है, इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। नवीन सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि भारत में ज़्यादातर ईवी बिक्री 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से आ रही है, लेकिन कार सेगमेंट में ग्रोथ अगर हम देखें तो अपेक्षाकृत थोड़ी कम है, थोड़ी रफ्तार धीमी है। क्या इसका मतलब यह है कि ईवी फिलहाल शहरी कम्यूटिंग सॉल्यूशन ज्यादा है, ना कि पूरी तरह पेट्रोल डीजल का एक विकल्प? बहुत साल पहले मैं बनाया था कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस ड्यूरेशन के लिए फिट रहेगी। उसमें कई कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने ये बोला था कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए और लोड कैरिंग कैपेसिटी कम के लिए, कम लोग चलने के लिए अगर देखेंगे तो इसमें ईवी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी।
अगर आप उसके आगे जाते हैं तो फिर वो दूसरी तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, या फिर हाइड्रोजन सेल्स टेक्नोलॉजी जो है, जो कि बसेस में एनवर्साइज किया गया था कि भाई उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आंसर योर क्वेश्चन, सिंपल सी बात है कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस होंगे मेरी रेंज एंग्जाइटी कम रहेगी। हम्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, मेरे को ये डर नहीं रहेगा कि मैं अगर कहीं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पास में इतनी बैटरी में चार्ज है। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है इंट्रासिटी, जैसा बोला गया था पहले की इंट्रासिटी के लिए अगर आप देखेंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी मैक्सिमम 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर एक दिन की ड्राइव के लिए। इतना कोई भी मैन्युफैक्चरर आज अच्छे से प्रॉमिस कर रहा है, और टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे इससे इंप्रूव ही होती जा रही है। तो कॉन्फिडेंस लोगों का टू व्हीलर थ्री व्हीलर में इसलिए बढ़ा है क्योंकि उनकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल ड्यूरिंग अ डे कम रही है। तो थ्री टू फोर व्हीलर्स की जहाँ तक सवाल है, उसमें ये ऐसा होता है कि देखिए कि जैसे जैसे आपको इंटरसिटी मूवमेंट होता है, तब आपको थोड़ा सा ये जरूर डर रहता है कि अगर मैं कहीं गया तो हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, स्पेशली फेम टू जो स्कीम थी उसमें बहुत सारा पैसा जो है इस डायरेक्शन में दिया गया था कि हाईवे के ऊपर चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए, और मैन्युफैक्चरर्स हों चाहे इंडिविजुअल चार्जिंग स्टेशन वाले हों, उन लोगों ने आगे बढ़ के इसमें काफी काम किया था, एंड उसकी वजह से थोड़ा सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल रहा है, आज थोड़ा डर कम हो रहा है जिसे कहने की। लेकिन अभी भी ये दिमाग में रहता है कि अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहा हूँ तो शायद मेरी बैटरी जो है वो उतना सपोर्ट ना कर पाए। बट अगर आप देखेंगे जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है, अप टू 700 किलोमीटर्स की रेंज वाली बैटरीज आ गई हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगी, एंड स्पेशली फोर व्हीलर्स के अंदर, तो ये तो बात जायज है कि उसको कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसमें फिर वो उसका रुझान बढ़ता है। ठीक बात है, बड़ी अहम बात आपने कही, और इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे ईवी मार्केट को लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में ईवी के लगातार बढ़ते बाजार की और उनकी चुनौतियों की। तो एक बार अभिजीत जी आपके पास लौटते हैं, और आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अगर अगले 5-7 साल में हम देखें कि भारत में 3 से 4 करोड़ ईवी सड़क पर आ जाते हैं, तो क्या हमारा पावर ग्रिड उस लोड को संभाल पाएगा, खासकर छोटे शहरों और हाईवे कॉरिडोर में जहां पर आज भी बिजली कटौती और वोल्टेज की समस्या सबसे आम है? क्या ईवी रेवोल्यूशन के साथ पावर रिफॉर्म पर उतनी गंभीरता से काम हो रहा है? जी, आपका ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है देश के लिए, इससे जुड़ी कंपनियों के लिए, इनसे जुड़े डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार के लिए जानने के लिए कि जिस भी स्पीड से हम ईवीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, कभी हम मानते थे कुछ समय पहले कि हमारी अडॉप्शन धीमी है, अभी अचानक से ऐसा लगने लगा है कि जिस स्पीड से लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, हम उतनी पावर, उतनी एनर्जी ग्रीन के लिए लेके नहीं आ पाएंगे। अगर लेके आ भी पाए तो थर्मल ग्रिड से लेके आने की कोई मतलब नहीं बनता है। आप कोयला या गैस इंपोर्ट करके फिर उससे ईवी गाड़ियों को चार्ज नहीं कर सकते। इसका पूरा मतलब तब बनता है जब आप एक ग्रीन एनर्जी से, सोलर से, विंड से, रिन्यूएबल से या फिर माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर से आप अपने कंपार्टमेंट्स को चार्ज करते हैं। सो एनर्जी का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखता है। हाउस होल्ड, जिसमें आजकल ज्यादा जरूरत है कि हम अपने एलपीजी गैसेस को बर्नर्स, जो सोलर गैसेस होते हैं, सोलर प्लेट्स होते हैं, उनके ऊपर शिफ्ट करें। उसके बाद इंडस्ट्रियल, एंड थर्ड इज मोबिलिटी। सो मैं सिर्फ मोबिलिटी की बात करता हूँ। मोबिलिटी में आगे 2 सेगमेंट है, विच इज इनसाइड द सिटी एंड आउटसाइड, दैट्स इंटरनेशनल, इंटरसिटी। इंटरसिटी में नेशनल हाईवे ईवी करीब करीब हर 100 किलोमीटर के बाद एक 3200 किलोवाट आवर, दैट इज 3.2 मेगावाट का चार्जिंग स्टेशन डिस्पेंसिबल कैपेबिलिटी के साथ बना रहा है। और ये कैपेबिलिटीज सिर्फ 1 मेगावाट आवर थर्मल से इस्तेमाल करती है। सो ये जो पूरा फियास्को है इंटरनेशनल मार्केट में कि ईवी को या अपनी मोबिलिटी को डीकार्बोनाइज करने के लिए जो देश सबसे आगे और सबसे सक्षम तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करके दिखाएगा, लोग उसके पीछे होंगे। और चाइना ने कुछ हद तक इसे करके भी दिखाया है, लेकिन सोलर में और मोबिलिटी में भारत, मुझे लगता है, चाइना को काफी करीब से टक्कर दे सकता है। और ये तभी होगा जब हम थर्मल पावर से थोड़ा मूव करेंगे और सोलर और ग्रीन की तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे। जाहिर तौर पर काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में, सोलर में या थर्मल में या फिर विंड एनर्जी में। आपसे सुलज्जा जी मेरा सवाल ये होगा कि
बीते कई सालों में हमने देखा है कि कई ईवी कंपनियों में बैटरी में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे जो ग्राहक है उनमें जो भरोसा है वो उसको झटका लगता है, भरोसा कमज़ोर होता है। और तेज़ी से अगर हम बढ़ते बाजार को देखें तो क्या कंपनियां सेफ्टी और क्वालिटी से समझौता कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या भारत में ईवी के लिए टेस्टिंग और सेफ्टी रेगुलेशन अभी भी कमज़ोर है? ये आपने ये बहुत अच्छा सवाल डाला है, और मैं ये कहूँगी कि ऑटोमोबाइल में सेफ्टी और रिलायबिलिटी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर्स व्हीकल लेके बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि भारत में गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी स्ट्रिंजेंट बैटरी सेफ्टी नॉर्म्स लाई हैं, और अगर जो कंपनियां इस नॉर्म्स को फॉलो करके गवर्नमेंट अप्रूव्ड व्हीकल्स बना रही है, उसमें तो मेरे ख्याल से सेफ्टी और फायर का कोई भी रिस्क नहीं है। आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट बैटरी सेफ्टी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने लाई है इंडिया में। लेकिन ऐसी कई कंपनियां हैं जो आज भी इंपोर्ट करके मटेरियल असेंबल करके गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन वाली, जो एक सेगमेंट है जिसको कहते हैं लो स्पीड स्कूटर्स, बिल्कुल, उसमें वो गाड़ियां बेच रही है जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है। बिल्कुल, काफी कुछ काम करने की जरूरत है सेफ्टी के लिहाज से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि सेफ्टी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। मेरा सवाल नवीन जी आपसे होगा, बहुत शॉर्ट में आंसर चाहूंगा सर, कि दुनिया के कई देशों में ईवी की डिमांड अब थोड़ी धीमी भी पड़ने लगी है। कई ग्लोबल कंपनियां अपनी ईवी स्ट्रेटजीज पर विचार कर रही हैं। ऐसे में भारत को क्या पूरी तरह ईवी पर दांव लगाना चाहिए, या फिर हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल जैसी टेक्नोलॉजी को भी बराबर में महत्व देना चाहिए? शॉर्ट में सर। एनर्जी डेंसिटी, इसका आंसर ये है कि आप कहाँ से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभिजीत जी ने भी बोला इसके बारे में, और कई चर्चा होती है। अगर आपका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन थर्मल से हो रहा है तो टेक्निकली आपको ईवी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी में प्रोड्यूस हो रहा है, बट कार्बन फुटप्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। जहां तक अलग अलग टेक्नोलॉजीज के सवाल है, दूसरी टेक्नोलॉजीज जो फेवरेबल हैं, वो अगेन वो जो आपका एक एनर्जी मैप होता है कि भाई आप कहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री के अंदर, उससे आएगा। और उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कई टेक्नोलॉजीज को एग्जिस्ट करेंगी। सब सारा ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली स्ट्रेटजी शायद इतनी फ्रूटफुल नहीं हो। आज की तारीख में ये बहुत एक नेशनल क्राइसिस और जरूरत की बात है, तो इसके लिए हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहां तक फ्यूचर की सवाल है, अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी मिक्स है अपना, और जो अपने को मोबिलिटी मिक्स है, उस दोनों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, उस दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके हिसाब से ही वही गाड़ी बनेगी। जाहिर तौर पर एनर्जी मिक्स और मोबिलिटी मिक्स को ध्यान देने की जरूरत है, मिक्स करने की जरूरत है, ताकि हम आगे की जो अपनी ऊर्जा जरूरत है उन पर काफी अच्छे से ध्यान दे सकें। किसी एक सेगमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। फ्यूचर में क्या होगा, कितना बेहतर होगा, ये तो निर्भर करेगा कि हमारी सरकार की पॉलिसीज कैसी है और लोग और इंडस्ट्री उसे अडॉप्ट कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन जी, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभिजीत जी और सुलज्जा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो आज आपकी खबर, आपका फायदा में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।